मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के हाल इस वक्त आपसे छुपे नहीं है भाई साहब। हम इसलिए अलीगढ़ आ गए कहीं हम भी जेल में न चले जाएं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे तो मुझे लग रहा आप भी समर्थक हो उसके। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। क्या हो गया? अच्छा भाई तुझे ही बढ़ानी पड़ेगी, मेरी इतनी ही है। हो गया? अब आ रही है भाई साहब? पीछे तक आवाज आ रही है? बीच में मानव राणा सोम जी बैठे हुए हैं। भाई साहब नमन करता हूं आपको, अलीगढ़ के इतने बढ़िया कवि हैं। मेरा यहाँ की कमेटी से और जो अपनी सोसाइटी है उससे मेरा एक निवेदन रहेगा कि बाहर की तुलसियां बाद में पूज लेना, अपने घर के पीपल का भी सम्मान करें। जो आपके अपने क्षेत्र का कवि हो उसको भी मंच पर मौका दें। मैं चाहूंगा मानव भाई आप यहाँ पे आएंगे और मेरी जगह पे आके बैठ जाएंगे आप यहाँ पर। ये बहुत एक बार जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए जो समाज में। आइए भाई साहब, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी सामने हमारे बैठे। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और रसिक गुप्ता जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद, तो कुएं में से आवाज आई विनोद। रसिक जी ने अपना नाम लिया रसिक गुप्ता, तो कुएं में से आवाज आई रसिक गुप्ता। मैंने मानवेंद्र जी का भी नाम लेके देखा तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। भाई साहब मुझे टेंशन हो गई, इतने बड़े व्यक्तित्व का नाम कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो मैंने बगल में एक बाबा थे, मैं बाबा के सामने हाथ जोड़ के पूछा, बाबा क्या गलती हो गई? हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब हमने मानवेंद्र जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला, बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, मानवेंद्र जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति है। तो मैं शुरू होना चाहता हूं सर कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हालांकि जो कोने में महिला बैठी है, दो कवि पूरे पढ़ लिए पर अगली ने सुना भी नहीं एक को भी, ना ही ताली बजा रही है भाई साहब। और ऐसी एक महिला हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। हरिद्वार की तरफ दो बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है। ये तो इसी चीज में खुश है कि सास खाई में गिर गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बतलाऊं, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टह बोल दे। दादी ने बोल दी टह, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे चक्कर क्या है? ये टह क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा है बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मुझे अच्छी तरीके से बात, एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में भाई साहब चंदा जमीन पर जाके गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। सास भी कति छटी हुई थी अलीगढ़ की। सास ने बोला ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे का हाथ नहीं लगाऊंगी।
और तू मेरा विवेक मत छेड़ दिए। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, हालात यहीं से बिगड़े पड़े हैं। कहीं पे भी कोई भी स्थिति कह लो, हमारी तो कोई स्थिति कोई समझता ही नहीं। पर 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं, क्योंकि ये पावन मंच है। क्षत्रियों ने इस देश का हमेशा से सुरक्षा का वो भाव दिया। जब इस देश में पुलिस नहीं होती थी, तब वो क्षत्रिय होते थे जो इस बात का एहसास दिलाते थे कि बेटा हम बैठे हुए हैं, आप अपना हर त्योहार मनाइए। मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से सुरक्षा का भाव दिया। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह। मैं बतला रहा हूं, इस मंच पर एक व्यक्ति भाई साहब रसिक गुप्ता जी जो इस तरफ बैठे हुए, मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। जिन महिलाओं को नहीं दिख रहा वो यूं करके देख लीजिए, लाल कुर्ते पजामे। मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं भाई साहब। मानवेंद्र जी क्यों करता हूं मैं सम्मान? क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई साहब कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद ये कॉलेजों के बाहर जाके खड़े होने लग गए। कॉलेज के बाहर जैसी लड़कियां स्कूल से कॉलेज के बाहर निकलती, भाई साहब फिर बोलते आदत से मजबूर कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इनकी शादी हो गई। घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। आइए आदरणीय जी हमारे बीच में आगे, मैं भाई साहब नमन करता हूं। मैं देखिए जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी, बस आप विवेक जी आप भाई साहब सामने रहिए ना। हाँ थोड़ा सा दिखता रहेगा तो एक्चुअली में जिसे पेमेंट देनी हो वो गायब हो जाए भाई साहब, हम पढ़ नहीं पाते। हाँ क्योंकि तालियां आपसे क्यों मांग रहे हैं मैं पहले बतला दूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। तो अभी भाई साहब आपने देखा दिल्ली के हालात कैसे हो रहे हैं। अब दिल्ली के हालात ऐसे कि केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी। मानवेंद्र जी, केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी साड़ी देखने के लिए, तभी देखा उन्होंने अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में केजरीवाल जी छुपे हुए। पत्नी ने बोला स्वामी यहां पे अंतर्यामी बन के आप क्यों छुपे हुए हैं? तो पति ने बोला कि बाहर ईडी मुझे पकड़ने आई है। तो पत्नी ने क्या बोला, शब्द बस आप थोड़े से बदले गाने के वो समझ लेना। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस देश में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं भाई साहब। एक वो जो कविता सुनता है, एक वो जो कविता सुन के समझता है, एक वो जो कविता सुनता भी है समझता भी है और सामने वाले की सराहना भी करता है। पर असली श्रोता वही होता है जो ये सब काम करके एक बार जोरदार तालियां बजाता है। मैं बता रहा हूं, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़की से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा भाई साहब, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी। अगर चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा। भाई साहब अभी अभी बात याद आई, इन्होंने मुझे बतलाया कि यहां पर लग चुका है कानून और किसी नेता के बारे में नहीं बोल सकते। तो एकदम से मुझे याद आया, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ताली वाली तो बजा दो, लेकिन फिर मैं जेल में जाता अच्छा नहीं लगूंगा। अगर लग गया तो मैं समझ जाता हूं, क्योंकि इस पंक्ति में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विनोद भाई अंदर चले जाओगे ना तो जिसके लिए लिखी है उसे सीधा सुना पाओगे। वाह, कोई टेंशन नहीं। मुझे बस नहीं भाई साहब, मुझे अच्छी तरीके से पता है। केजरीवाल जी जब जा रहे थे ना घर से, तो केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा, यार वो 3rd डिग्री रिमांड पे लेंगे मुझे, तू बता बच्चे की कोई तरीका है तो बता। तो पत्नी ने बोला जैसे ही पहले डंडा पड़े एक बार जय श्री राम का नारा लगा देना। मैं बतला रहा हूं आपको कि दिल्ली की एक लड़की ने
दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। चौथी पंक्ति तक समझ जाओ तो बस तालियां बजा दीजिएगा। कि दिल्ली की लड़की ने पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया मैंने क्यों छोड़ दिया? लड़की ने बोला भाई साहब देखो ये फ्री में बांट रहा है और इसे पता नहीं है हमारी दिल्ली में एक ने 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री बांटी थी और वो इस वक्त कहां पे है। हाँ, और आपको तो खाने से कोई रोक भी नहीं सकता, आपको खाने से तो खैर सीबीआई वाली भी नहीं रोक पाए। अब सुनिएगा, लड़की ने पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला। चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। लड़की ने पूछा तूने क्यों छोड़ा? तो लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। बहुत शानदार सुन रहे हैं भाई साहब। अच्छा मैं बता दूं मानवेंद्र जी, मैं आज यहां पे दूसरी बार आया हूं। मैं अलीगढ़ में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने मुझे 1 घंटा सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ की पुलिस देती भी है। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में मुझे पेमेंट दी। अब ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है, मैंने लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मानवेंद्र जी 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। तो अब मैं दोबारा कुछ ऐसा नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि आज तो पेमेंट भी 10 से कम ही है। हाँ, आइए मैं देखिए, नहीं आप भाई साहब अगर आपके कहने से बढ़ रही हो तो बढ़वा दो भाई साहब, क्योंकि मफत लाल जी ने तो हमको भी मफत का ही समझ रखा भाई साहब, सच बतला दो। आइए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, क्योंकि ये पूरी वरद यात्रा हमारे को वाहिगुरु भाटिया जी तक करनी है। समय की अपनी सीमा, हालांकि समय की सीमा नहीं रही, अब सीमा तो अब सचिन की होगी भाई साहब। सन्नी देओल को फैल कर दिया उस लड़के ने। सन्नी देओल तो फिर भी पाकिस्तान गया था खेलने, उनका मार क्या आया? उस अगले ने गेम खेलते खेलते सीमा बुला ली, और अकेली सीमा नहीं बुलाई, सीमा के 4 बच्चे भी आ गए। और वहां के और यहां की औरतें कह रही है सचिन के बारे में कि सचिन किसी काम का नहीं, सचिन किसी काम का नहीं। मैं बतला दूं भाई साहब, सीमा भी पेट से है। हालांकि ताली आप अब भी नहीं बजा रहे, मैं सच बतला रहा हूं, और जोर से फिर भी नहीं बजा रहे आप। आइए जितने भी व्यक्ति अंदर आके बैठ जाइए भाई साहब। ताली क्यों बजाएंगे, इसमें इनका क्या योगदान है बताओ? हाँ, आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट में एक दृश्य दिखलाना चाह रहा हूं। कविता में एक होती है प्रासन विधि। प्रासन विधि मतलब नाट्य रूपांतर। कितनी महिलाएं यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी महिलाएं ये बात जानती है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितनी महिलाएं ये बात जानती हैं। अच्छा, कितने पुरुष ये बात जानते हैं कि आज जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए भाई साहब। अरे सब यहाँ ये परंपरा चालू है। ये जितनी महिलाएं यहां पर बैठी हैं सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ, अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो। आप देखो ताली बजेगी, पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगी। अब मैं सारे पुरुषों को एक तरीका बताता हूं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। देखो कितने दुखी दुखी आदमी बैठे हुए। अंकल जी आपकी वाली तो अच्छा है भी। अच्छा, सारे पुरुष अपना दायां हाथ ऊपर करो। और ना बस आज का खाना करवा रखा है विवेक जी ने, बाकी दिन का वही पका के खिलाएगी। तो पत्नी की तो शक्ल देखनी नहीं है, इसमें शक्ल देखनी है उस बिचौलिए की जिसने शादी करवाई थी। तालियां एक बार जोरदार और मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बस सच बतला दूं, एक वो जो हरी शर्ट में भाई साहब बैठे हुए हैं कोने में, हरी शर्ट में भाई साहब, आप यहाँ के बैठ जाइए थोड़ा सा आगे। नहीं, वो क्या है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब।
और आप तो इतने व्यक्ति विशेष हो, आपका पता ही नहीं चलता होगा जब रोड पे आप आते हो कि क्या आप आ रहे हो या जा रहे हो। और इसमें शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे अलीगढ़ ने हाथ फेर रखा हो। आइए, हाँ जी, ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए था। अब आप सुनने के मूड में हैं, मैं सुनाने के मूड में हूं। बस आपसे एक छोटा सा वचन लेता हूं। ये इसलिए जरूरी है, वचन भी मैं बतला दूं आपसे। हालांकि मैं वचन लेता नहीं, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जब तक मैं इस लड़की को विदा ना कर दूं, आप प्लीज कहीं पे जाइएगा मत, यहीं पे बैठे रहिएगा। और जिसका भी सम्मान होना हो इसके बात कर दीजिएगा। तो मैं पूछ रहा था कि आज भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में आज भी जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा उसे गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से मैं दृश्य शुरू कर रहा हूं कि लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। ये मंच पे घूर घूर के दीपाली की तरफ क्यों देख रहे हैं कई लोग जो? हाँ दीपाली, तुम तो 150 में 250 ग्राम कम हो ना। हाँ, तो लड़की की भाई साहब विदाई का समय चल रहा है रघुराज जी। इसे बोलते हैं प्रहसन विधि, कविता में बोलते हैं नाट्य रूपांतर, उसे प्रहसन बोलते हैं। मैं उसे ही सुनाने की आपके बीच में कर रहा हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, मैं आपके बीच में सुन। तो लड़की का वजन 150 किलो। अब पंडित जी ने बोला जजमान लड़की को लेके जाओ। अब लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो वहां पे दो लोग खड़े थे। इस तरफ तो विवेक जी खड़े थे और विवेक जी अपने किसी दोस्त का नाम बता दो। अखिलेश तोमर जी यहां खड़े थे, भाई साहब नमस्कार जी। और विवेक जी यहां पे खड़े थे, विवेक जी अपने। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला भाई साहब बैठ जाइए। भाई साहब इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है, इसे कोई टिकट दो या ना दो, अपनी कुर्सी अपने साथ लेके चलता है इंसान। मैं सच बता, वाह, इनका दिया कोई नहीं बुझा सकता। बस, पर इन लोगों ने मेरा दिया बुझा दिया और वहां दिया जलाने के लिए बोल दिया इन्होंने। तो लड़की के बाप ने जैसे ही बोला, अब कोई था तो नहीं ना वहां पे। अब यहाँ पे अखिलेश जी थे, ये वाले अखिलेश जी खड़े हो जाइए, एक बार पब्लिक देख लेगी आपको। यही तो है। अच्छा आप हो अखिलेश जी? तो अखिलेश जी यहाँ पे खड़े थे ये, और विवेक जी एक बार आप खड़े हो जाओ, महिलाएं भी देख लेंगे। विवेक जी यहाँ खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले अखिलेश जी से बोला बेटे अखिलेश, बेटे उठा दे जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। अब अखिलेश जी तो बचपन से उस लड़की के संग स्टापुर खेलते आ रहे हैं। अखिलेश जी को तो पता था जब वो स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी भाई साहब। तो जैसे ही अखिलेश से बोला बेटे अखिलेश उठाइए, तो अखिलेश एकदम से हैं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है जरा सा झुकूंगा पथरी। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, विवेक बेटे उठा दिए जरा। तो विवेक भाई 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसे बोला बेटा विवेक उठाइए, तो विवेक मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा। अब ऐसे में भाई साहब पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा, अपने ईशान जैसा। उसे पता ही नहीं है यहां पे क्या बात हो रही है। पीछे सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो पीछे बलजीत जी भी खड़ी थी। बलजीत जी ने ईशान को बोला यहां नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब ईशान भाई कहते हुए बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। कहते कहते लड़की के बाप तक आ गया, और लड़की के बाप से जैसे बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो विवेक जी जब तक ईशान ने वो लड़की नहीं देखी थी, इसकी सांसें ठीक चल रही थी, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और इसका बीपी नॉर्मल था।
जैसे ही इसने लड़की को देखा, इसके शरीर में जो हलचल हुई, अगर वो पसंद आ जाए तो ताली बजा देना। कहा है अंकल जी? यहां पे क्या करना है अंकल जी? हैं? उठानी है? अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। और ये छुटकी ना है, ये तो बुटकी है। पर सबने बोली नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो इसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर ये लड़का, ये जो येलो टी शर्ट में आगे बैठा है, ये लड़का आगे आया और इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब, उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। यह लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर कर मम्मी कहती हुई वापसी आ गई। लड़की का बाबा ले लेके आ कर, लेके आ मतलब ये इस गेट तक तो लेके आ गया था, बस अब ज्यादा नहीं कह रहा। दोबारा से उठा। इसने दोबारा से उठाने की कोशिश की पर नहीं उठ रही। तो हमारे राज्य मंत्री साहब आए, रघुराज जी, और रघुराज जी ने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ ओ जीत जाएंगे हम। ईशान की आवाज। इन्होंने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ईशान, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोली, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को ये बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा। ओहो, इमोशनल मोमेंट कर। हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर तो ईशान की खून सूख गया इसका सारा। कह रहा, कौन सी बच्ची? फूल सी। कह रहा, साले तेरा ये फूल है ना, शमशान घाट में छाती पर लौटेगा मेरे। थोड़ा आगे बढ़ा तो भाई साहब जहां पे ईशान खड़ा था वहीं पे इसकी पत्नी और इसका लड़का खड़े। तो पत्नी कह रही, आज न बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला, कौशल्या रो क्यों रही है? बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये क्षत्रिय समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला, चल ताली बजा दिया, बता रो क्यों रही है? कह रही, रोऊं ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना की है। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को रघुराज जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो युवा नेता मोर्चा का नेता बना देंगे उसे। भाई साहब आगे बढ़ा।
तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ इससे भी 2 किलो कम 38 किलो की, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई में, तो जमीन पे लेट के ईशान के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी अपने हाथों से पाली है, इसे ऐसे नहीं जान दे सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। ईशान बोला छोड़ दे। बोली मैं मर जाऊंगी। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। यो बोला जी महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दो एक बार। अब इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। ये बिल्कुल गेट तक पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी को पकड़ के लाए, लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह रहा भैया यो क्या कर, कह रहा भैया बुजुर्ग हो रहता सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना किया स्टार्ट किया। पहले की दादियां एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती थी, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये सीधा लड़की को लेके बोला पहुंचा डोली वाली कार तक। उससे बोला ड्राइवर से बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। ये किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था वही गाड़ी है। इसने लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल करे। निकाल मतलब अंकल जी वो तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की निकाली गई और विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गली अलीगढ़ का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो आज क्षत्रिय समाज से मैं विनोद पाल कह के जा रहा हूं, बस इस एक बात पे अमल कीजिएगा कि भारत से एक गलती क्या हुई, हमसे एक गलती क्या हुई। वो एक पंक्ति, वो एक बात आपसे कह के जाना चाहता हूं कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर कहीं ना कहीं बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये समाज बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, ना बेटियां फांसी पे झुलाई जाएंगी, ना बेटियां ससुराल में जलाई जाएंगी, बेटियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, बेटियां भी इस देश में गोल्ड मेडल लेके आएंगी। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, बहुत सीधा और सच्ची सी बात, श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले भाई साहब। रघुराज जी 4 पंक्तियां दे के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूं। मैं अपनी इन बच्चियों को समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे को किसको चुनना है और क्या चुन लेते हो। एक प्रेम जाल दिखाया जाता है। श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े मिले फ्रिज के अंदर, तब ये 4 पंक्तियां मेरी कलम से निकली। और ये 4 पंक्तियां अगर आपका हो तो अंत तक बैठे हुए एक एक व्यक्ति की ताली मिले मुझे। मैं इन बेटियों को वो 4 पंक्तियां देके जाना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। बेटा सुन बेटा, ये पंक्ति है तुम्हारे लिए है, या आप अपने घर में अपनी बच्चियों को सुनाने ये 4 पंक्तियां, क्योंकि कवि ने तब लिखी जब इस देश का समाज नीचे की ओर घटित होता हुआ दिखाई दिया। तब बोलता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों मेरी 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। धन्यवाद।